मेरा नाम विनीता सिंह है। मैं अभी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर रही हूँ दाऊदयाल महिला पीजी कॉलेज फिरोजाबाद में। मेरे ये जो एडवर्टीजमेंट नंबर 50 उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के द्वारा एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मैंने सिलेक्शन पाया था और तभी से मैं सितंबर 2022 से ज्वाइन कर रही हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो मेरी जर्नी रही या इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करें, इसकी तैयारी, क्या सोर्सेज, जैसे मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस रहा है तो उसकी तैयारी कैसे करें, या जो सामान्य अध्ययन वाला जो पेपर होता है 30 क्वेश्चन जो आता है उसके सोर्सेज के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। और उससे पहले थोड़ा सा जो मेरा जर्नी रहा है कि किस तरीके से मैंने इस एग्ज़ाम को अप्रोच किया, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से। मे बी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, क्योंकि एग्ज़ाम अभी नेक्स्ट ही मंथ है, तो इस टाइम पे आपको एग्ज़ाम फोकस होकर थोड़ा तैयारी करना चाहिए। और मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि आप लोगों ने मास्टर्स किया है तो आपको बेसिक नॉलेज है, बट इस टाइम पे आपको कैसे एग्जाम फोकस होकर तैयारी करनी है, उसके क्या सोर्सेज हैं, उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सन 2022 से वर्क कर रही हूँ, तो मेरी जो ये वर्क वाली जो जर्नी रही, और क्योंकि मैं पीएचडी भी सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज़ जेएनयू से कर रही हूँ, तो वहाँ का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, जो नॉलेज बेस है, वो मैं थोड़ा सा आपके साथ पहले शेयर करना चाहूँगी। मेरी एजुकेशन, स्टार्टिंग की एजुकेशन स्कूलिंग मेरठ उत्तर प्रदेश से हुई है। उसके बाद इवन ग्रेजुएशन भी मैंने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड एनएस डिग्री कॉलेज से ही की है। बट उसके बाद ये था कि क्या करना है आगे। तो शुरुआत में तो जब 12th पास की थी इतना नॉलेज नहीं था कि ड्यू का कैसे रजिस्ट्रेशन करना है या ड्यू में एडमिशन प्रोसीजर क्या है। बट जब थोड़े बड़े हुए, खुद से देखा कि मास्टर्स में हम आगे बाहर कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने मास्टर्स में उस टाइम पे जेएनयू अपना खुद एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता था, तो वो एग्ज़ाम दिया। तो वहाँ पे मैंने मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लिया, मेरा एंट्रेंस एग्जाम हुआ था वहाँ पे क्लियर। तो जब मैं जेएनयू आई तो जेएनयू आके पता चला, गाइडेंस मिली, हमारा एक पीयर ग्रुप होता है कि हमें कैसे आगे करियर में क्या अप्रोचेज रखनी चाहिए। तो मैंने तुरंत ही उस टाइम पे अपने जेएनयू मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में ही पॉलिटिकल साइंस में नेट क्वालिफाई कर लिया था। तो अब जैसे फिर उसके नेट क्वालिफाई हो गया फर्स्ट ईयर में ही, और जब मास्टर्स हुआ तो उसी टाइम पे ये एडवर्टीजमेंट नंबर 50 यूपीएचएससी का एडवर्टीजमेंट का फॉर्म रीओपन हुआ था। तो मैं वो अपने नेट जो मैंने अपने फर्स्ट ईयर में किया था उसके थ्रू मैं ये फॉर्म में अप्लाई कर दी तुरंत ही। और ऐसा रहा कि इसका एग्ज़ाम भी टाइमली ही हो गया। उसके बाद नवंबर में इसका मेरे सब्जेक्ट का डेट था पॉलिटिकल साइंस का। तो चूंकि अब मैं जेएनयू से मास्टर्स की थी और आगे मुझे पॉलिटिकल साइंस में ही फ्यूचर मैं देखती थी, पीएचडी करना चाहती थी, तो ये टाइम पीरियड ऐसे था जून जुलाई अगस्त या जब तक यूपी हायर का एग्ज़ाम हुआ, मैं अपना पीएचडी पॉलिटिकल साइंस के लिए फुल फ्लेजेडली तैयारी कर रही थी। तो मेरा जो जेएनयू में पढ़ाई का जो बैकग्राउंड नॉलेज रहा, जो उस टाइम पे तैयारी था, या जो मैं पीएचडी के लिए रिटर्न एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखी, उसने मेरी ओवरऑल इस एग्ज़ाम के लिए हेल्प की, क्योंकि नॉलेज बेस था। बट बीच में क्योंकि सितंबर में हमारे पीएचडी पॉलिटिकल साइंस का रिटर्न एग्ज़ाम हो गया था और यूपी हायर का एग्ज़ाम नवंबर में था, तो इस दौरान जो एक मंथ था मैंने उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अप्रोच किया या किस तरीके से उन्हें पढ़ा, उन क्वेश्चन से भी मुझे काफ़ी हेल्प हुई। नवंबर में पीएचडी का वाइवा देने के बाद मैं इलाहाबाद, 28 नवंबर को मेरा एग्ज़ाम था, तो मैं जब वहाँ पे जाके दिया तो मैंने वही रियलाइज़ किया कि जो पीवाई की क्वेश्चंस हैं और जो मेरा बैकग्राउंड नॉलेज है, सोर्स है, उसने काफ़ी हेल्प की। तो चूंकि अब मैं इस सर्विस में भी इतने टाइम से और देखती हूँ और बच्चों को बताती भी हूँ कि कैसे तैयारी करनी है, तो मैं आपको कुछ सोर्सेज के बारे में बताना चाहूँगी। क्योंकि हमारे पास अब समय काफ़ी कम है, 16 या 17 अप्रैल को एग्ज़ाम है, डेट मतलब एग्ज़ाम की डेट है। तो इस टाइम में आप क्या कर सकते हैं, आप इतने टाइम से अपना सब्जेक्ट पढ़ ही रहे होंगे। मैं पॉलिटिकल साइंस से हूँ तो मैं उस सब्जेक्ट के बारे में आपको सोर्सेज अच्छे से बता पाऊँगी। तो मेरा ये मानना है कि जैसे कि सबसे अभी सब्जेक्ट की नॉलेज बेस है, आप ऑलरेडी किसी ना किसी जो उसके नोट्स अवेलेबल हैं, चाहे वो एजुसीकर के हों या पोल साइंस हेल्प चैनल के हों, आपने उन्हें किया हुआ होगा, या वो हमारा एक बैकग्राउंड बेस बनाते हैं। उसके बाद अभी हमें एग्ज़ाम स्पेसिफिक कैसे तैयारी करनी है, तो उसके लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के अभी तक 3 रिटर्न एग्जाम हुए हैं। तो आप अगर अभी मैं सिर्फ पॉलिटिकल साइंस की बात करूँ तो आपको वो तीनों क्वेश्चन पेपर पीवाई के सॉल्व करने हैं। एक एक क्वेश्चन, एक एक ऑप्शन उनका आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जैसे जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के भी एक पेपर हुए हैं, वो वाले क्वेश्चंस को आपको क्रैक करना है। आपको इस तरीके से क्रोनोलॉजिकली चलना है कि पहले मैं हायर का करूँ, हायर के तीनों पेपर कर लिए, क्योंकि हमारा एग्जाम हायर का है, वो तीनों कर लिए। फिर डिग्री गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस के 3-4 पेपर जितने हुए हैं अभी तक वो कर लिए। उसके बाद हमको वहीं नहीं रुकना है, हमको आगे पीजीटी के सन 2000 से क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, यूथ कॉम्पिटिशन की बुक्स में वो चीज़ें हैं। पूरा स्पेसिफिकली सन 2001-2 जितने भी पेपर्स हुए हैं सन 2016-17 तक, वो सारे क्वेश्चन पेपर्स उसमें अच्छे से दिए हुए हैं। वो सारे क्वेश्चंस सारा आपको अच्छे से कवर करना है।
नागरिक शास्त्र या सिविक्स के नाम से आपको वो पेपर्स अवेलेबल होंगे पीजीटी के। उसके बाद हमें टीजीटी पे आना है। टीजीटी के भी सेम तरीके से नागरिक शास्त्र के उसमें अवेलेबल होंगे, यूथ कॉम्पिटिशन के अवेलेबल होते हैं। गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस जीआईसी के भी कुछ क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। तो आपको इस एक महीने में वो सारे क्वेश्चन पेपर, सारे क्वेश्चंस करने हैं। क्योंकि जब मैंने एग्जाम दिया था और जब मैं एग्जाम हॉल से बाहर निकली तो मैंने यही रियलाइज़ किया था कि वहाँ पे बच्चे यही बात कर रहे थे कि यार ये वाला क्वेश्चन तो लास्ट पीजीटी के पेपर में आया था या ये वहाँ से आया था। क्योंकि जो मुझे ये लगता है कि जो क्वेश्चन बनाने वाले जो प्रोफेसर्स हैं, जो आयोग के लोग हैं, वो ओवर द ईयर्स पेपर बना रहे हैं या डिफरेंट एग्जाम्स के बनाते हैं, तो उनका जो बेस है पेपर बनाने का वो यही PYQ का बेस रहा है। तो आपको इस तरीके से हायर के क्वेश्चन, फिर GDC गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस के, गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस, PGT, TGT, इस एक महीने में सारे क्वेश्चंस करने हैं। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, आपको कितना ही स्कॉलरली नॉलेज है, कितना ही कंसेप्चुअल नॉलेज है, बट वो एकदम फैक्चुअल आएंगे कि ये अमेंडमेंट कौन से वर्ष में आई, ये संविधान अमेंडमेंट, या फिर ये कथन किसका है, ये स्टेटमेंट किसकी है, हीगल की है, मार्क्स की है। तो वो स्टेटमेंट आपको एग्जैक्टली कहीं किसी बुक में देखने को शायद ना मिले, बट अगर आपने PYQ सॉल्व किए हैं सारे TGT PGT के, तो आपको वो क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम टू सेम वहाँ रखा हुआ मिल जाएगा। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कुछ सेक्शन है जिस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जैसे कि इंडियन पॉलिटी या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन। ये 2 सेक्शंस आपको अच्छे से मुझे लगता है कि कवर करके जाने चाहिए। और थोड़ा फैक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ये स्टेटमेंट कब है, ये स्टेटमेंट किसने दी, या ये कथन किसने कहा, या फिर ये अमेंडमेंट कब आई, या इस कमेटी, पब्लिक एस्टिमेट कमेटी, इस कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं। इस तरह की जो वन वर्ड फैक्चुअल, मतलब वो ज़्यादा कंसेप्चुअल या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट जो फैक्चुअल या वन वर्ड क्वेश्चंस होते हैं, ये बुक किसने लिखी, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो जो पेपर 2 के लिए तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि इस एक महीने में आप ये PYQ अच्छे से करें। इसके साथ साथ अगर आपके पास टाइम है और आपने पहले रीड की हुई है, तो 11th और 12th क्लास की जो NCERT बुक्स हैं, NCERT पॉलिटिकल साइंस की, उनको अच्छे से पढ़ लें। स्पेशली जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड अफेयर्स वाली जो 12th क्लास की बुक है, उसको अच्छे से कर लें। और अगर हम इसके बाद पेपर 1 पे, मतलब पेपर 1 जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो 2 आवर्स में 30 + 70 क्वेश्चंस में डिवाइडेड है। 70 क्वेश्चंस हमारे सब्जेक्ट के होते हैं और जो स्टार्टिंग का 30 क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे GS के आते हैं, सामान्य अध्ययन। तो वो उसका भी सिलेबस पूरा फुली डिफाइंड कमीशन की साइट पे है, आप देख सकते हैं कि जैसे कि रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च टीचिंग, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, तो इस टाइप का वो सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो अगर आप एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप थोड़ा सामान्य अध्ययन है, तो आप उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। पर इसमें भी वही वाली बात आती है कि आप कितना ही सामान्य अध्ययन पढ़ेंगे, है ना। तो इसको भी हम थोड़ा सा, अगर अभी जैसे समय कम है या आप सामान्य अध्ययन पढ़ चुके हैं, अब आपको उसका रिवीजन करना है कि एग्जाम स्पेसिफिक करना है, तो अभी जैसे मैंने बताया कि सारे हमको पॉलिटिकल साइंस के पेपर देखना है। सेम अगर जब वो पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ होगा तो वहाँ पे GS का भी हुआ होगा, तो जो उनका GS वाले के जो 30 क्वेश्चंस हैं या जो अलग डिफरेंट एग्जाम्स हैं, तो आपको वो भी करने चाहिए। और उसमें एक फ़ायदा आपको ये भी मिलेगा कि और जो सब्जेक्ट्स है, मान लो हिस्ट्री का एग्जाम हुआ है, ज्योग्राफी का एग्जाम हुआ है, तो उसमें उस सब्जेक्ट के भी तो सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन आए होंगे ना 30, तो आपको सिर्फ अपने सब्जेक्ट का नहीं करना है, बल्कि जो सामान्य अध्ययन के कितने भी सब्जेक्ट्स में जो क्वेश्चन आए हैं उन सबको अच्छे से कवर करना है। तो पेपर 1 पेपर मतलब दोनों 70 + 30 क्वेश्चंस के लिए मेरी ये अप्रोच थी, और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो ये तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है कि इसको आपको करके ही जाना चाहिए एट एनी कॉस्ट। इन शॉर्ट मैं आपको एंड में यही कहना चाहूँगी कि हमारे पास सिलेबस अवेलेबल है कमीशन की साइट पे, आप वो सिलेबस देखिए, स्टिक टू दैट, एंड हमारे पास PYQs अवेलेबल है, तो आप उन PYQs को अच्छे से कीजिए। उसमें जो फैक्ट्स, जो स्टेटमेंट्स, जो बुक्स हैं कि ये बुक किसने लिखी, उनको आप अच्छे से चाहे एक जगह लिख लीजिए, बट उनको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम प्रेशर में हम जो मेजर मिस्टेक्स जो मुझसे हुई या जो हम करते हैं वो यही रहती है कि हम ईयर गलत करके आ गए, या जो हमें फैक्चुअल पे, हम कंसेप्चुअल हमारा अच्छा होता है क्योंकि हम रीड कर रहे होते हैं ओवर द ईयर्स, बट हमको फैक्ट्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा। और अगर आपके पास टाइम बचे तो आप दूसरे स्टेट्स के, जैसे उत्तराखंड के PCS के एग्ज़ाम हो गए, इस तरह के एग्ज़ाम्स भी या हरियाणा के कवर कर सकते हैं, बट ज़्यादा कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल स्टेटमेंट वाइज बड़े क्वेश्चंस रीड करने की जगह अगर कम टाइम है तो जो फैक्ट्स हैं, जो अमेंडमेंट्स हैं या जो स्टेटमेंट्स है उनको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से कवर कीजिएगा। कि एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, स्ट्रेस मत होइएगा, क्योंकि स्ट्रेस में जो क्वेश्चंस आते भी हैं वो 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाएगा, देन यू विल रिग्रेट इट लेटर। तो फ्री माइंड से बहुत पढ़ लिया है, अच्छे से PYQ रिवाइज कीजिए और एग्ज़ाम दे के आइए फ्री माइंड से एकदम। और कुछ भी नीड हो, हेल्प है तो विकास जी हैं, तो आप उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। तो वीडियो के सेकेंड पार्ट में मैं आपको अपना थोड़ा इंटरव्यू के बारे में बताना चाहूँगी
या इंटरव्यू प्रिपरेशन या मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारा नवंबर में मेरा 28 नवंबर के आसपास एग्ज़ाम था। उसके बाद रिटर्न का रिज़ल्ट आने में काफ़ी टाइम लगा, फरवरी सन 2022 में जाके रिज़ल्ट आया, और इंटरव्यू में भी फरवरी से लेके मेरा जुलाई में इंटरव्यू था, तो काफ़ी टाइम पीरियड रहा। उस टाइम पीरियड में चूँकि मेरा पीएचडी पॉलिटिकल साइंस सीपीएस में भी एडमिशन हो गया था, तो कोर्स वर्क चल रहा था, बट आई चूज़ टू स्टे एट माई होम क्योंकि कोर्स वर्क भी ऑनलाइन था और फुली प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। अब इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए मैंने स्पेसिफिकली अपने सब्जेक्ट को ही अगेन एंड अगेन रीड किया, लोगों से बात की कि इंटरव्यू में कैसा, जो ऑलरेडी जॉब में थे, कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा होता है, क्या वो पूछते हैं। तो मुझे ये चीज़ पता चला कि आप खुद एक टॉपिक प्रिपेयर करके चले जाइए, बेटर रहेगा, क्योंकि वो आपसे वहाँ पर पढ़वा कर देखते हैं। तो मैंने मैं वाइट बोर्ड खरीद के लेके आई और उस पर मैंने पूरा वाइट बोर्ड से एक टॉपिक पढ़ाने की प्रैक्टिस की ऑलमोस्ट अ मंथ, कि जैसे मैंने टॉपिक चूज़ किया था जॉन रोल्स की, उस पर पढ़ाने की कोशिश की, पूरा मार्कर से और बोर्ड पे लिखकर कि कैसे मुझे लोगों को एड्रेस करना है पढ़ाते समय। तो ये मेरा तैयारी रहा, और अपने सब्जेक्ट को अगेन एंड अगेन रीड किया, थोड़ा यूपी के बारे में नॉलेज थोड़ा वो किया, और जो उस समय चीज़ें चेंज हो रही थी, जैसे कि अगर मैं जेएनयू से एफिलिएटेड हूँ तो जेएनयू के अगर वाइस चांसलर चेंज हो रहे थे तो उनके बारे में जानना, या करंट में जो चीज़ें घटित हो रही हैं, जैसे कि उस टाइम पे अग्निवीर स्कीम आई थी, तो वो सारी चीज़ें जो करंट में हो रहा है, जो यूपी स्पेसिफिक चीज़ें हो रही हैं, अपना सब्जेक्ट तो है ही, उसको तो करते ही रहना है आपको। और जैसे मैंने लोगों से बात की कि वो वहाँ पर पढ़वा कर भी देखते हैं, कि अच्छा रहेगा कि आप खुद से पहले एक टॉपिक चूज़ कर लें, अदरवाइज अगर वो अचानक से आपको कोई टॉपिक बोलेंगे पढ़ाने के लिए तो मे बी एट द मोमेंट आप नर्वस हो जाए, तो अच्छा रहेगा कि आप 1, 2 या 2 से ज़्यादा टॉपिक्स आप फुली प्रिपेयर करके जाएं, कि अगर वो मुझे इंडियन पॉलिटी में कुछ पढ़ाने के लिए कहते हैं तो मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगी कॉन्स्टिट्यूशन से या संविधान से, या मुझे वेस्टर्न थॉट में कुछ कह देते हैं तो मैं इस थिंकर को वहाँ पे जाके पढ़ाऊंगी, या इंडियन पॉलिटिकल थॉट में कह देते हैं तो मुझे गांधी को कैसे पढ़ाना है, गांधी के विचार क्या है, अगर गांधी आ रहे हैं तो गांधी और अम्बेडकर का जो डिबेट है उसको कैसे काम करना है। तो जैसे अगर मैंने टॉपिक चूज़ किया था जॉन रोल्स, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का था, तो अब मैंने खुद से भी एज्यूम किया कि अगर मैं वहाँ जॉन रोल्स पढ़ा रही हूँ तो मेजरली हो सकता है कि क्वेश्चंस मुझसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में हो। तो मैंने अपना एक पेपर को स्ट्रॉन्ग कर लिया वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को, क्योंकि मैं जा रही हूँ जब वहाँ पे जॉन रोल्स को पढ़ाने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के थिंकर को, तो हो सकता है कि फॉलो अप क्वेश्चंस भी मुझसे उसी एरिया में होंगे। एंड एग्जैक्टली सेम चीज़ हुई भी यही थी जब मैं वहाँ पे 19 जुलाई को ऐसे इंटरव्यू देने गई थी। तो जब आया तो उन्होंने सबसे पहले जाते ही मुझे वहाँ पे बिठाया, 4 मेंबर्स थे, चेयर बीच में लगी हुई थी, 2 एल शेप में लोग बैठे हुए थे, 2 इधर बैठे हुए थे, 2 सामने, आई वाज इन मिडिल ऑफ दैट, तो कभी इधर देखना हो रहा था कभी उधर, बट वो ज़्यादा आपको ज़्यादा नर्वस नहीं करते हैं, दे वर वेरी काम। उन्होंने खुद से पूछा कि आप कुछ पढ़ाना चाहेंगी, अदरवाइज अगर नहीं चाहते हैं तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं ऐसे इंटरव्यू लेने। बट चूंकि मैं खुद ही प्रिपेयर करके गई थी, फुली रेडी थी, तो रेडी होने का, प्रिपरेशन का यही मकसद होता है कि आप इंटरव्यू को अपनी तरफ से मोड़ पाएँ। तो उन्होंने जैसे ही पूछा मैंने बोला कि यस सर आई विल टीच यू, मतलब आई विल टीच द टॉपिक। तो मैं बोर्ड पे गई, डस्टर और मार्कर वहाँ पे था, बोर्ड गंदा था तो मैंने बोला कि सर कैनेरा बेट और ऐसे करके, तो मैंने पूरा 10 मिनट तक जॉन रोल्स को वहाँ पे पढ़ाया था अच्छे से, एंड दे वर वेरी हैप्पी। तो जब मैं आई तो मुझसे जितना भी मेरा फॉलोअप रहा इंटरव्यू, वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से ही रहा। अब चाहे उसमें उन्होंने मुझसे एरिस्टोटल पूछा, सब कुछ पूछ लिया, बट ये था क्योंकि मैं एक एरिया लेके गई थी तो उसी एरिया से मेरे क्वेश्चंस हुए। अगर मैं नहीं तो लेके जाती तो ये भी हो सकता था कि मेरा इंटरव्यू काफ़ी वेग हो सकता था, कि कोई मेंबर जो है वो मुझसे हो सकता था वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में पूछते, कोई मेंबर आईपीटी में पूछ सकते थे, तो इस तरीके से। तो ये मेरा मतलब मेरी स्ट्रैटेजी थी इंटरव्यू की, और ये मेरे लिए काम आई थी उस समय पे। तो इंटरव्यू उस टाइम पे काफ़ी अच्छा रहा और मेरा मार्क्स भी इंटरव्यू में अच्छा आया था। तो यही मेरी ओवरऑल इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी थी। और इंटरव्यू के बाद क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के इंटरव्यूज लास्ट डे पे हुए थे, तो सेम डे रिजल्ट आ गया था, फुली रिजल्ट आ गया था एग्जाम का पूरे पॉलिटिकल साइंस का, एंड आई वाज सिलेक्टेड ऑन दैट डे ओनली। तो स्टार्ट करूँ? तो इंटरव्यू का रिज़ल्ट आने के बाद ही रिज़ल्ट जैसे ही आया उसके बाद ज्वाइनिंग में ज़्यादा समय नहीं होता है, वो एक बार ही अपॉइंटमेंट लेटर रिलीज़ होते ही, जो कि जैसे जुलाई में इंटरव्यू हुआ तो अगस्त में मेरा अपॉइंटमेंट लेटर रिलीज़ हो गया, एंड सितंबर में विद इन अ पीरियड ऑफ 21 days आई हैव ज्वाइंड इन द कॉलेज दैट आई हैव बीन अलॉटेड।
तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अच्छे से तैयारी कीजिए। मेरी तरफ से तो मेरा इंटरव्यू भी फेयर रहा, रिटर्न क्योंकि यूपी जो है वो रिटर्न एग्ज़ाम करा रहा है, तो अगर आप अपना रिटर्न का अच्छा करके आते हैं, रिटर्न में आपका अच्छा स्कोर है, तो चांसेस सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप अभी जैसे कि नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम है, तो अभी आप रिटर्न की तैयारी कीजिए। इंटरव्यू के लिए हम रहेंगे आपके साथ दोबारा। ठीक है, थैंक यू।